स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बायोलॉजी का सेट 3 है और इसमें भी हम लोग आज कुल 25 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और जितना भी प्रश्न होगा, जितना भी सेट हम पढ़ाएंगे, जिस सब्जेक्ट से भी पढ़ाएंगे, वो टोटल का टोटल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रश्न होंगे। आपको मैं एक बात और बता दूं, नहीं तो बाद में बताना भूल जाऊंगा कि सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी वाला, इसके लिए हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं। यानी जितने भी अब तक वीडियो बनाए हैं हम, उन सभी का एक प्ले लिस्ट हम बनाए हैं। क्या बनाया भाई? प्ले लिस्ट बनाए हैं। जब प्ले लिस्ट में जाइएगा आप और उसको खोलिएगा तो उसमें एक प्ले लिस्ट मिलेगा आपको, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या नाम से मिलेगा भाई? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके मिलेगा। उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव यानी टोटल वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सक्षमता वाला टोटल मिल जाएगा, बीपीएससी वाला टोटल उसी में मिलेगा। एक बात और आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर आपकी जो है, मतलब आपका प्यार तो मुझे काफ़ी मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। आपका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो शायद वीडियो देख रहे हैं लेकिन अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। मेरे भाई, आप ज़रा सा उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आप सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं होता है, वीडियो मिल जाएगा, वीडियो मिल ही जाता है। तो ऐसा आप नहीं सोचिए। आपके सब्सक्राइब करने से मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतनी खुशी होती है। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट कर देने से जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। और यही राज है आपका एक सब्सक्राइब, जिसकी वजह से मैं अच्छा से अच्छा क्वेश्चन ढूँढने का कोशिश करता हूँ, आपके लिए, आपके सामने हाज़िर करने का प्रयास करता हूँ। तो इसको ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब। आप मेरे लिए सिर्फ़ एक सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप मेरे लिए यूट्यूबर का वो फ़ैमिली है। यानी हम कह सकते हैं, फ़ख्र से कह सकते हैं कि आप मेरे लिए यूट्यूब का यानी यूट्यूब पर मोटिवेशनल फ़ैमिली हो मेरे लिए। इसलिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? क्या मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो याद रखिएगा कि उन्होंने मटर का इस्तेमाल किया था, यानी मटर के पौधों का जो है चयन किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के साँस लेने, क्या कहता है? मनुष्य के साँस लेने और साँस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई आपको पता है कि साँस जो लिया जाता है इसमें ऑक्सीजन यानी O2 हम लेते हैं और छोड़ने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ा जाता है। तो यह एक क्रिया हुआ और इस क्रिया को हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं भाई? श्वासोच्छ्वास। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम गुणसूत्र के बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। भाई गुणसूत्र आखिर होता क्या है? तो गुणसूत्र के बारे में ये है कि मनुष्य में जो होने वाले संतान होते हैं, यानी मनुष्य में जो संतान पैदा होता है, जो होने वाला संतान होता है, अब उसमें भी लड़का या लड़की, बात यही है कि उस संतान में लड़का होगा या लड़की, यह जो है गुणसूत्र ही बताता है। यानी कि गुणसूत्र ही तय करता है कि उस संतान में लड़का होगा या लड़की। अब यानी मान लीजिए, इसको हम समझते हैं ज़रा-सा। ये स्त्री हो गया यहाँ पर, स्त्री, और एक तरफ हम दे दिए, यहाँ लिख दिए पुरुष, ठीक? अब गुणसूत्र जो है दोनों में क्या होता है कि जोड़ा के रूप में पाया जाता है। यानी स्त्री में सिर्फ एक्स और एक्स पाया जाता है और पुरुष में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। याद रखिएगा हमेशा। अब इसमें जो है
आपका स्त्री से एक्स, स्त्री में एक्स एक्स ही है, दोनों एक्स ही है, याद रखिए। अगर पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स मिलता है, यानी तब दोनों एक्स एक्स होगा, क्योंकि स्त्री में एक्स एक्स होता है, तो जब दो एक्स ही होगा तब वह क्या होगा भाई, वह लड़की हो जाएगी। वह क्या होगा, लड़की। यानी कि क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स मिल रहा है। उसके बाद अगर पुरुष का वाई जो है एक्स से मिलेगा, पुरुष का वाई जो गुणसूत्र है वो स्त्री के एक्स से मिलेगा, क्योंकि इसमें तो एक्स ही है। तो अगर पुरुष का वाई एक्स से मिल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स और वाई हो जा रहा है। और एक्स वाई किसका होता है, पुरुष का होता है। तब यहाँ पर क्या मिलेगा, मतलब क्या पैदा होगा भाई संतान में, पुरुष। यानी कि पुरुष का मतलब यहाँ लड़का, लड़का। ठीक है, ये होता है हमारा गुणसूत्र। अब ये भी याद रखिएगा कि यह गुणसूत्र जो है यह केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। तो यही पूछ रहा है कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो भाई प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवक है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है भाई, तो हरित लवक है। हरित लवक, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब मनुष्य के शरीर में कौन ऐसा ग्रंथि है जो सबसे बड़ा है, लंबा है? तो वह क्या है भाई, यकृत। ऑप्शन नंबर ए, यकृत इज द राइट आंसर। यकृत जो है, यकृत इसको जो है क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोला जाता है ना। लीवर तो आप जानते ही हैं। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होता है मनुष्य के शरीर में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कोशिकीय शैवालों में, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई, विसरण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अब जरा सा यहाँ पर विसरण के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि विसरण के द्वारा तो है, आखिर विसरण है क्या? तो विसरण के बारे में ज़रा-सा ध्यान देंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक-दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया जो होती है, वही विसरण कहलाता है। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूज़ बोलते हैं। विसरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? डिफ्यूज़ बोलते हैं। DIFFUSE, डिफ्यूज या डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं उसको, विसरण। ठीक है। अब ध्यान दीजिए फिर यहाँ पर विसरण यानी समांग मिश्रण कहा, तो समांग मिश्रण क्या है, मतलब एक दूसरे में घुल जाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, आप शरबत बनाते हैं, यानी पानी में शक्कर जो मिलाते हैं, यानी शक्कर का मतलब चीनी, तो चीनी और पानी जब घुलाते हैं, डालते हैं, मिलाते हैं, तो वह शरबत बन जाता है। तो वह पूरा का पूरा एक दूसरे में घुल जाता है, मिल जाता है। वह क्या हो गया, समांग मिश्रण हो गया, वह विसरण कहलाएगा। एक तरह से एक और आप समझ सकते हैं, अगर अगरबत्ती आप जलाते हो, तो अगरबत्ती का खुशबू जो होता है, वह क्या होता है, पूरे कमरा में जो है फैल जाता है, रूम में फैल जाता है उसका खुशबू अगरबत्ती का। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो उसका खुशबू जो होता है, वह पहले वायु में पूरी तरह से मिल जाता है, उसके बाद वायु के माध्यम से चारों ओर फैल जाता है। ये सभी समांग मिश्रण यानी कि विसरण का उदाहरण हो गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, क्या कहा? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो याद रखिएगा मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? किसके? एमिनो अम्ल के विखंडन से इसमें से कौन बनता है? तो यहाँ पे दिया है पहले CO,
क्या दिया है भाई? CO। CO का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब क्या होता है? CO का मतलब होता है कार्बन मोनो मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और NH3 का मतलब होता है भाई अमोनिया। क्या? अमोनिया। अमोनिया, ये याद रखिएगा कि CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 का मतलब अमोनिया, यानी अमोनिया का फॉर्मूला हो गया NH3 और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CO। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और NH3 भी बनता है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें दिया है दोनों। ठीक है? अब जरा से यहाँ पर आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है, याद रखिए। ऑक्सीजन क्या है भाई? एक हार्मोन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ना ही यह वसा है, ना ही यह एंजाइम है, ना ही यह कार्बोहाइड्रेट है, यह एक हार्मोन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नर हार्मोन है। भाई ये नीचे सारा 4 गो ऑप्शन में हार्मोन दिया है, लेकिन इसमें से नर हार्मोन कौन कहलाता है? तो एड्रीनालिन यह भी नहीं है, थायरॉक्सिन यह भी नहीं है, एक्स एस्ट्रोजन यह भी नहीं है, टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरॉन एक नर हार्मोन है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है भाई? लैंगिक जनन नहीं पूछ रहा है यहाँ, अलैंगिक पूछ रहा है। तो अलैंगिक जनन की विधि में कौन कौन आता है? तो विखंडन भी आता है, फिर मुकुलन भी आता है, द्विखंडन भी आता है। यानी कि हम सीधे-सीधे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में कहता है यहाँ सभी, इसलिए यह इसका आंसर हो जाएगा सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक तो वह किसमें होता है भाई? आनुवांशिक किसी का जो है नेचर, यानी माता से पिता से संतान में आ जाता है और यह चलता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो ये क्या कहते हैं ना कि उसके डीएनए में पाया गया है ऐसा, उसके डीएनए में ही है ना? तो इसका राइट आंसर सीधे-सीधे हो जाएगा किसमें? डीएनए में होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए वाला अणुओं में, डीएनए में होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किसको? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, ग्रेंगर जॉन मेंडल। पहले ही यह क्वेश्चन आया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधों का इस्तेमाल किया? तो मटर के पौधों का इस्तेमाल किया उन्होंने। और मेंडल मेंडल का पूरा नाम ग्रेंगर जॉन मेंडल है। उन्हीं को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसको? ग्रेंगर जॉन मेंडल को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हाइड्रीला पौधों में जो कह रहा है रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो आखिर हाइड्रीला है क्या? तो याद रखेंगे आप, हाइड्रीला एक जलीय पौधा है। हाइड्रीला क्या है भाई? एक जलीय पौधा है। जलीय पौधा है। कौन? हाइड्रीला। हाइड्रीला एक जलीय पौधा है। तो वही पूछ रहा है, रंध्र के बारे में हमने पहले ही बताया है आपको, पहले ही किसी वीडियो में हमने चर्चा कर दिया है कि रंध्र आखिर होता क्या है। तो पत्तों में जो है छोटा-छोटा सुराख होता है,
नहीं, बारीक से बारीक जो है सुराख होता है, पत्तों में पाया जाता है, वही उसका रंध्र कहलाता है। अब वही कह रहा है कि हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई हाइड्रिला पौधा तो सबसे पहले हाइड्रिला का मतलब जलीय होता है और जलीय पौधा जल में डूबा हुआ रहता है, तो जल में डूबा हुआ रहेगा तो उसमें रंध्र नहीं होगा। हाँ, अगर पूरी तरह से डूबा हुआ है तब। अगर कहे कि आंशिक रूप से यानी आधा ऊपर दिख रहा है, तब उसमें उसके ऊपरी भाग में यानी ऊपरी भाग वाले पत्तों में हम लिख सकते हैं कि जो है ऊपरी वाले हिस्सा के पत्तों में रंध्र पाया जाएगा। और लेकिन यहाँ हाइड्रिला पौधों का मतलब ही होता है जलीय पौधा जो पूर्ण रूप से पानी के अंदर रहता है। इसलिए उसमें न पत्तियों में होगा, न तना पर होगा, नहीं, इसमें इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर कहता यहाँ पर कि आंशिक रूप से हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो आंशिक का मतलब हो गया पूरी तरह से वह डूबा हुआ नहीं है, आधा ऊपर दिख रहा है, मतलब आधा ऊपर दिखेगा तो उसमें पत्तियों पर हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ सीधे-सीधे पूछ रहा है, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वार कोशिका की कौन-सी भित्ति मोटी होती है? द्वार कोशिका की कौन-सी भित्ति मोटी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी भीतरी। ऑप्शन नंबर बी भीतरी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि द्वार कोशिका की भीतरी भित्ति जो होती है वह मोटी होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें किस रंग की प्रकाश किरण क्या कहता है किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? याद रखिएगा कोई भी रंग हो सबसे ज्यादा प्रभावी वाला जो होता है रंग प्रकाश किरण जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग लाल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आँख बंद करके लगा दिया जाएगा, टिक आउट कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इनमें किस रंग की प्रकाश किरण सब प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो लाल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? मतलब खाद्य पदार्थ खाने वाला जो पदार्थ होता है, जब हम खा लेते हैं तो श्वसन क्रिया में साँस लेने का जो क्रिया होता है उसमें खाद्य पदार्थ खाने वाला जो पदार्थ होता है उसका क्या होता है? तो भाई टूटना होता है, उसका वह टूटता है, उसका टूटना होता है मतलब टूटने का मतलब विघटन। तो क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें किस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है? किस करण के दौरान किस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है? तो याद रखिए श्वसन क्रिया के दौरान। जब हम साँस लेते हैं, भई तो हम पहले ही इसमें क्वेश्चन एक आया है श्वसन क्रिया वाला कि साँस लेते हैं, तो हम साँस लेने के दौरान कौन-सा साँस लेते हैं भई, कौन-सा गैस? तो ऑक्सीजन, नहीं? और छोड़ते क्या हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ श्वसन की क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है मतलब बाहर निकलता है। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एटीपी। एटीपी का पूर्ण विस्तार का मतलब हुआ फुल फॉर्म। एटीपी का मतलब एटीपी पूर्ण विस्तार का मतलब फुल फॉर्म। तो एटीपी एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन यह नहीं होगा। एडेनिन वाला कोई भी आएगा तो नहीं होगा उसका, नहीं, एडिनोसिन वाला जो होगा वही उसका पूर्ण विस्तार वाला होगा। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन-सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो भाई साँस लेने की क्रिया इसमें प्रकाश संश्लेषण कहता है यह भी गलत है, वाष्पोत्सर्जन कहता है यह भी गलत है। श्वसन यानी कि साँस लेने का क्रिया जो है यह सभी के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। चलन यह भी गलत हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनमें कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो वह है श्वसन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? क्या कहा? अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? तो याद रखिए अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अनॉक्सी श्वसन क्रिया हो या सांस लेने की क्रिया हो, इसमें क्या मुक्त होता है भाई? कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें किस जीव में द्विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि है? इनमें किस जीव में द्विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि है? तो भाई वह अमीबा होता है। क्या होता है? अमीबा। और ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है इसका अमीबा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल गलत हो जाएगा, कवक गलत हो जाएगा, हाइड्रा गलत हो जाएगा। इनमें किस जीव में द्विखंडन जनन की सामान्य विधि है? तो वह अमीबा है। अमीबा में द्विखंडन जनन की सामान्य विधि है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यीस्ट यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो यीस्ट के बारे में हमने पहले ही चर्चा किया हुआ है कि यीस्ट को आम भाषा में खमीर बोला जाता है, जिससे जो है नहीं क्या फुलाने का काम किया जाता है। जो भोजन वगैरह कुछ बनता है तो उसको फुलाने का काम किया जाता है। यीस्ट आम भाषा में खमीर बोला जाता है उसको। तो वही कह रहा है कोशिकीय जीव है किस वर्ग का? तो कवक वर्ग का है यह। क्या है भाई? वह कवक वर्ग का यीस्ट जो है कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसमें द्विविभाजन नहीं होता है? निम्नलिखित में किसमें द्विविभाजन नहीं होता है? मतलब विभाजन का मतलब बंटवारा, द्वि का मतलब दो, मतलब दो भागों में वह नहीं होता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता है, तो वह है हाइड्रा। किसमें नहीं होता है भाई? इनमें किसमें द्विभाजन नहीं होता है? तो हाइड्रा में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है? हाइड्रा में द्विविभाजन नहीं होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो होती है वह किस प्रकार की झिल्ली है भाई? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारागम्य झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली को कौन सा हम झिल्ली कहते हैं भाई? अर्धपारागम्य। अर्धपारागम्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब जरा सा यहाँ से ध्यान दीजिए, याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली को ही अर्धपारागम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को ही अर्धपारागम्य झिल्ली कहा जाता है, याद रखिएगा। इसलिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली लगा देंगे हम? अर्धपरागम्य, राइट आंसर। चलिए हमारा आज का जो है सेट समाप्त होता है। और अभी तक जो हमारे नए यूट्यूब मोटिवेशनल फैमिली जो है, जो वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ और मैं अच्छा-अच्छा क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूँ। आपका जो है आखिरी तक वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।